हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लास विंडो में स्वागत है। आशा है आप सब अच्छे होंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल लॉ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, और पैरेललोग्राम लॉ पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स कराए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। आज उससे नेक्स्ट लॉ यानी कि हम ट्रायंगल लॉ के बारे में बात करेंगे कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, ट्रायंगल लॉ को कैसे हम अप्लाई करते हैं, कितनी फोर्सेस के लिए बनाया गया है, और हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल लॉ को कैसे अप्लाई करना है। तो आज इस वीडियो में हम कंप्लीट ट्रायंगल लॉ के बारे में बात करेंगे और डायमीनिस थ्योरम, तो आज हम उस थ्योरम के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फोर्सेस को सोल्व करने के लिए, रिजोल्व करने के लिए हमारे पास जो सेकंड मेथड है ट्रायंगल लॉ, वो किस तरीके से काम करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है, सेकंड लॉ है। बेसिकली पहले हमें ये समझना है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि मैकेनिक्स क्या होता है, और मैकेनिक्स बेसिकली क्या है, जिसमें हम फोर्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कौन सी फोर्स को? इंटरनल फोर्स को, सॉरी एक्सटर्नल फोर्स को। तो जिसमें भी एक्सटर्नल फोर्स की स्टडी की जा रही है वो चीज क्या कहलाती है? मैकेनिक्स कहलाती है। और उसके बिहेवियर को चेक करते हैं फोर्स के कि क्या इफेक्ट डाल रही है किस पर, हमारी बॉडी पर। तो अब उन फोर्सेस को चेक करना, यानी कि उन फोर्सेस की स्टडी किस तरीके से करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि मैं एक मार्कर है, मार्कर पे फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं ये जो फोर्स लगा रहा हूं इसको कैसे मेजर करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने रूल्स पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, जिसमें हमने क्या करा है, क्या चेक करा था बेसिकली, कौन क्या किसके लिए होता है वो लॉ होता है कि जब किसी बॉडी पर कोई भी एक पॉइंट पर दो फोर्सेस लगाई जा रही हैं, ठीक है। तो जब दो फोर्सेस लगाई जा रही थी किसी भी बॉडी पर, तो उसके लिए हमारे पास लॉ था पैरेललोग्राम लॉ, जिसको हमने अच्छी तरीके से सीखा है, और मैंने उस पर आपको एक सेपरेट वीडियो बनाई और उसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी करके दिखाए जैसे पेपर में आते हैं। तो दो फोर्सेस को अगर हमें मेजर करना है कि दो फोर्सेस अगर किसी बॉडी पर लगाई जा रही है और उसका रिजल्टेंट क्या होगा। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? रिजल्ट बताता है कि जो फोर्स आप बॉडी पर लगा रहे हो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पर। तो ये क्या बताती है? इफेक्ट बताती है। तो रिजल्टेंट क्या होता है? एक तरीके का इफेक्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि जब भी किसी बॉडी पर दो फोर्स लगाई जा रही है और उसके रिजल्टेंट को चेक करना है कि क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो उसके लिए हम लॉ यूज करते थे, कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अब आते हैं उससे आगे। जरूरी कोई है कि दो ही फोर्स हो, उससे ज्यादा फोर्स भी हो सकती है। तो जब बॉडी पर दो से ज्यादा यानी तीन फोर्स लगाई जाएंगी, तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम यूज करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, क्योंकि ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी थ्री साइड्स होती हैं। हमें पता है ट्रायंगल क्या होगा, जिसकी थ्री साइड्स होंगी। तो जब भी किसी बॉडी पर क्या लगाई जा रही है, दो या तीन फोर्स लगाई जा रही है, बेसिकली थ्री फोर्सेस लगाई जा रही होती हैं, तो उस लॉ में मतलब उस फोर्सेस को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि होता क्या है, कैसे कहना चाहता है। तो स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई भी टू कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ऑफ ए बॉडी and are represented in a magnitude and direction by the sides of the closed triangle, then the third side of the triangle represented the resultant of the forces in magnitude and direction taken in opposite order। ये मैंने इंग्लिश में इसलिए पढ़ा है क्योंकि हो सकता है राइटिंग समझ में ना आए, तो अब मैंने जो बोला है आप उससे समझ जाएंगे, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब समझाता हूं। क्या कहना चाहता है कि जब भी कोई दो कॉन्करेंट फोर्सेस, ये क्या है? टू कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस। कॉन्करेंट क्या होता है कि वो फोर्स जो एक ही पॉइंट से निकले, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा है कि एक फोर्स इस तरफ से चली गई है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में चली गई है, तो एक ही पॉइंट से जब कोई फोर्स लाई कर रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्सेस। तो कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? एक ही प्लेन में लग रही है, ठीक है। तो जब भी टू कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होंगी, किसी बॉडी के एक पॉइंट पर लाई कर रही होंगी, जिनका जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो है वो क्या करेगा जाएगा, किसी भी ट्रायंगल की साइड्स पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जो ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी उस पे क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? जो थर्ड साइड होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगी। और क्या होगी? वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी किसके? जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कैसे समझते हैं? जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और जैसे मान लेते हैं अब मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे एक ट्रायंगल क्या हुआ है, इस पॉइंट से एक फोर्स ये चली गई है और एक फोर्स ये चली गई है। तो ऐसा कह सकते हो आप कि एक फोर्स ये आ गई है, ठीक है। चलिए, तो एक फोर्स यहाँ आई है, एक फोर्स ये आई है, तो ये जो होगा ये मान लेते हैं कि P फोर्स लग रही है और ये फोर्स लग रही है Q। तो क्या कह रहा है वो, क्या कहा था डेफिनेशन ने कि जब टू कॉन्करेंट फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट ऑन ए बॉडी,
तो एक ही पॉइंट से जा रही है इसलिए कौन करंट है। तो दो कौन करंट फोर्सेस जब एक्ट कर रही हैं एक ही पॉइंट पर किसी भी बॉडी पर और उनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है किस पर, एक क्लोज्ड ट्रायंगल पे। क्लोज देखो क्लोज्ड हो गया है ये, तो ट्रायंगल क्या है, क्लोज्ड है, बंद है, तीनों साइड क्या हो गई आपस में बंद हो गई है। तो जब भी इन दो फोर्सेस को किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स पर लाई किया गया है, तो देखो मैंने एक साइड तो ये हो गई और एक साइड ये है, तो मैंने दोनों फोर्सेस को कहां पर लाई कर दिया है, कहां पे रिप्रेजेंट कर दिया है, इस ट्रायंगल की दो साइड्स पे रिप्रेजेंट कर दिया है। तो क्या कहती है ये स्टेटमेंट, ये लो क्या कहता है, तो अगर आपने कोई भी दो फोर्सेस को ट्रायंगल की दो साइड्स पर अप्लाई किया गया है या रिप्रेजेंट किया है, तो जो मैग्नीट्यूड मतलब कि जो रिजल्टेंट होगा वो कहां पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, थर्ड साइड पर किया जाएगा उस ट्रायंगल की। तो ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। तो देखिए थोड़ा सा और अच्छा अगर बनाए तो कैसे कह सकते हैं, ठीक है, एक ये है, तो मैंने देखो यहां से एक Q फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर दी है और एक P फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। तो ये भी यही है कि जब भी दो फोर्सेस को ट्रायंगल की दो साइड्स पर अप्लाई किया जाएगा या रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ पर रिप्रेजेंट कर जाएगा, उसकी थर्ड साइड पर। तो ये लो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस कहलाएगा। इसकी एक स्टेटमेंट मैंने ये भी लिखी है, आप चाहे तो इसको भी याद कर सकते हैं, क्या कि अगर थ्री कॉनकरेंट फोर्सेस, if three concurrent forces acting at a point and representing the magnitude and direction by the sides of the closed triangle, then the force will be in equilibrium condition। मतलब क्या है, ये ध्यान रखना है इस लॉ में कि जो ट्रायंगल लॉ होता है कहां पे होता है, क्या मत इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या याद करने हैं। ट्रायंगल लॉ क्या होता है कि वो लॉ जिसमें हम कोई भी अगर दो कॉनकरेंट फोर्सेस को अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ट्रायंगल के टू साइड्स पर, तो जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड पर इसकी लाई करेगा। और ट्रायंगल क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, बट क्लोज्ड होना चाहिए, खुला हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप तो कहो कि एक फोर्स ये लग गई, एक फोर्स ये लग गई और दूसरी फोर्स मैंने यहाँ लगा दी, तो ऐसा नहीं होगा। ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड ट्रायंगल होना चाहिए। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। एक लाइन में मैं फिर से दोबारा बताता हूं, क्या कि अगर कोई भी दो कॉनकरेंट फोर्सेस जो हैं वो दो कॉनकरेंट फोर्सेस जो हैं वो अगर लाई कर रही हैं ट्रायंगल के किसी भी टू साइड्स पर, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कहां पर लाई करेगा, उसकी थर्ड साइड पर लाई करेगा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, चलिए अब इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले को चेक करते हैं कैसे आया है फॉर्मूला। देखिए मैं मान लेता हूं कि कोई पॉइंट है ये ए, ठीक है, मैंने माना क्या कि इस पे दो फोर्स लाई कर रही हैं, तो एक फोर्स तो मैंने ये अप्लाई कर दी, थोड़ा स्ट्रेट ले लेते हैं, ठीक है, एक फोर्स तो मैंने ये अप्लाई कर दी है एक पॉइंट ए पर, ठीक है, क्या नाम से, पी नाम से, और एक फोर्स मैंने अप्लाई करी है ये किस नाम से, क्यू नाम से। तो हमें पता है कि अगर हम ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे हैं तो क्या होता है कि अगर कोई भी टू फोर्सेस को अप्लाई किया जा रहा है ट्रायंगल की टू साइड्स पर, तो रिजल्टेंट कहां होता है, थर्ड साइड पे होता है, और क्या हो जाता है, एक क्लोज्ड ट्रायंगल होना चाहिए। तो मुझे ट्रायंगल क्लोज्ड करना है, तो सीधी सी बात है कि मैं यहां से क्या करूंगा, इसको इस तरीके से मैच कर दूंगा, तो बन गया ट्रायंगल, क्लोज्ड ट्रायंगल बन गया। तो क्या होता है कि अगर ट्रायंगल की टू साइड्स पर कोई भी दो फोर्स अप्लाई कर रही हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कहां पर होगा, उसकी थर्ड साइड पर अप्लाई करेगा या लाई करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अब मुझे पता है क्या कि दो फोर्सेस के बीच के एंगल, देखो थोड़ा सा ट्रायंगल स्ट्रेट लग रहा है, तो थोड़ा सा सही कर लेते हैं और अच्छा बनाने के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैं पॉइंट यहाँ ले सकता हूँ और मैंने इसको थोड़ा सा और लाई कर दिया आगे की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से करके बना लेते हैं। क्या कि मैंने एक फोर्स अप्लाई करी है ये, ठीक है, यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं पी। हमें पता है कि क्या होता है कि पी फोर्स, एक फोर्स ये हो गई, दूसरी फोर्स मैंने एक अप्लाई करी है ऊपर की तरफ यहाँ पर, इस फोर्स का नाम दे देते हैं क्या, क्यू, है ना। हमें पता है कि ट्रायंगल क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज होना चाहिए, तो मैंने एक फोर्स यहाँ पे और अप्लाई कर दी, कौन सी, रिजल्टेंट फोर्स आनी है जो कहां पर जाएगी, थर्ड साइड पर जाएगी, ये आया थर्ड साइड पर, ठीक है, ये थर्ड साइड बन गई। अब हमें देखो, अब देखो ये ट्रायंगल क्लोज ट्रायंगल हो गया है, हाँ। तो अगर कोई भी दो फोर्सेस जो हैं वो ट्रायंगल की टू साइड्स पर अप्लाई हो रही है या रिप्रेजेंट की जा रही हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो कहां पर आएगा, थर्ड साइड पर आएगा। कब, जब ये ट्रायंगल कैसा हो, क्लोज्ड हो। तो ट्रायंगल भी कैसा हो गया है, क्लोज्ड हो गया है। हमने पैरेललोग्राम लॉ में पढ़ा था क्या कि दो फोर्सेस के बीच के एंगल को, देखो ये फोर्स जो है पी यहाँ पर लाई कर रही है, तो ये स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी लाइन, यानी कि आगे तक लाई करेगी, है ना। तो क्या होता है कि दो फोर्स के बीच के एंगल को क्या बोलते थे हम, अल्फा बोलते थे। ये मैंने आपको पैरेललोग्राम में लॉ समझाया था, अगर नहीं है तो फिर यहाँ भी सीख सकते हैं, कोई अलग चीज नहीं है। दो फोर्सेस के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं। और एक फोर्स और रिजल्टेंट के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या कि अल्फा क्या है, एंगल
बिटवीन टू फोर्सेस, एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, ओके। और थीटा क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन वन फोर्स एंड रिजल्टेंट, ठीक है। क्या होता है, थीटा जो होगा वो रिजल्टेंट और एक फोर्स के बीच का एंगल है, और अल्फा क्या होता है, दोनों फोर्स के बीच का एंगल। अब हमें यहां से क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से क्या करने वाला हूं, मैं एंगल निकालूंगा। तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच सकता हूं, ये आपको मैंने सिखाया है, खींच सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन, किसी भी पॉइंट पे मिल गई, मान लेते हैं किस पे मिली है, यहाँ पे नाम दे लेते हैं, इसका नाम O मान लेते हैं, इसका नाम हम A मान लेते हैं, इसका नाम हम B मान लेते हैं, तो इसका नाम C मान लेते हैं, अपनी इच्छा है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। तो मैं एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी है। अब ध्यान से देखो, आपको पता होगा जेड प्रॉपर्टी, जेड की प्रॉपर्टी पढ़ा है क्या, कि ये जो एंगल होगा, जैसे मान लेते हैं थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। जहां पे भी जेड बन जाता है तो ये जो एंगल होता है, ये दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो ध्यान से देखो, ये देखो, ये तो ये लाइन गई, ओके, ये लाइन, उसके बाद ये लाइन आई, ये चली गई, और उसके बाद ये लाइन। तो इसका मतलब ये जो एंगल है थीटा, ये किसके इक्वल हो गया, इस थीटा के इक्वल हो गया, ठीक है। ये जो लाइन है थीटा, ये किसके इक्वल हो गया, थीटा के इक्वल हो गया। उसके बाद अब ध्यान से देखते हैं कि देखो फिर से ये लाइन आई, अब की बार इस वाली लाइन पर गए और ये आई इस तरीके से। तो यानी कि ये जो अल्फा है, ये अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरे एंगल के अल्फा के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, तो आपके लिए कैसा है कि एंगल एंगल ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी जो है वो इक्वल है किसके, यहां पे एक पॉइंट मान लेते हैं ई, ई बी, एंगल ई बी ओके, और जो कि कितना है हमारे पास, थीटा है, ठीक है। यानी कि ये जो एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के। इसी तरीके से एंगल जो है क्या, सी ए बी, सी ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके, ई बी ए के, ई बी ए के, और जो कि कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं एक रूल अप्लाई कर रहा हूं, क्या कि आप फोर्सेस निकालते हैं, तो मैं पहली फोर्स ले रहा हूं पी, क्या ले रहा हूं, पी। तो पी अपॉन क्या होगा, पी अपॉन क्या होगा, साइन एंगल, साइन एंगल। कौन सा एंगल लेंगे बच्चों, देखो जो फोर्स लेते हैं उस फोर्स को हम छोड़ देते हैं। तो मैंने जब क्या लिया है, पी लिया है, पी फोर्स लिया, तो इस फोर्स को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा, बाकी की जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल। तो यहाँ पी को मैं छोड़ दूंगा, यानी कि इस लाइन को क्या करता हूँ, एक मिनट के लिए भूल जाओ ये वाली लाइन को, ये है ही नहीं, तो ये लाइन छोड़ देते हैं। तो दोनों बाकी की जो फोर्स बची, कौन कौन सी बची, आर बची और क्यू बची, तो इन दोनों के बीच का एंगल, तो सीधी से देखो कौन सा एंगल आएगा, ये, यही तो है बस एंगल। तो आर और जो क्यू लाइन है, इसको ध्यान से देखो, तो आर और क्यू के बीच का जो एंगल होगा यही हमें लेना है। तो कितना आएगा, देखो पूरा एंगल कितना है, अल्फा, और इतना से ये कितना एंगल है, थीटा। तो ये कितना बन गया, अल्फा माइनस थीटा। तो यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस थीटा। दूसरी फोर्स क्या है हमारे पास, क्यू। तो अब क्यू आर क्या करेंगे, क्यू को छोड़ देंगे, बाकी के दोनों फोर्स के बीच का एंगल। तो ये वाली लाइन जो है क्यू, इसको भूल जाओ। अब मेरे पास क्या है, एक तो आर फोर्स है, ये वाली लाइन है आर, और मेरे पास कौन सी फोर्स है, पी फोर्स है। तो आर और पी के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू, अब फोर्स कौन सी बची, आर। अब की बार आर को छोड़ देंगे तो देखेंगे कि जो क्यू है और पी है इनके बीच का एंगल कितना है। तो देखो पी लाइन तो ये है और क्यू लाइन ये है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। तो यहाँ कितना आ गया, साइन अल्फा। यही हमारा क्या है, ट्रायंगल लॉ है, जो हमें आगे जाके यूज करना होता है। ट्रायंगल लॉ आपको बस इतना समझना है कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है, कि अगर किसी भी पॉइंट पर, एक पॉइंट पर बॉडी के दो फोर्सेस लगाई जा रही हैं, और अगर उन दोनों फोर्सेस को हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल की दो साइड्स पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू साइड्स पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, और वो क्या होगा, जो ट्रायंगल होगा वो क्लोज्ड होना चाहिए। ये इसकी हाईलाइट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ कहां पर अप्लाई किया जाता है, कि जब हमें किसी भी बॉडी पर थ्री फोर्सेस को कंसीडर किया जा रहा है या तीन फोर्सेस को निकालना होता है, तब हम क्या यूज करते हैं, ट्रायंगल लॉ यूज करते हैं। तो थ्री फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए, किसी भी सिस्टम पर अगर तीन फोर्सेस लग रही हैं, उन तीन फोर्सेस को निकालना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेमीज थ्योरम। बात समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं लेमीज थ्योरम के ऊपर, जिसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी आने हैं, बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इससे बाद अब स्टार्ट करते हैं लेमीज थ्योरम के ऊपर। ये बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसे मजाक में नहीं लेना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर आपके क्वेश्चंस आने हैं, और 99% क्वेश्चन आते ही आते हैं।
तो लेमिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस जो है एक ही पॉइंट पर लगी हुई है या एक ही पॉइंट पर अप्लाई हो रही है, देन और उनके बीच में जो है एंगल है क्या है वो डिफरेंट है, तो क्या होता है कि जो फोर्स होगी वो प्रोपोर्शनल होती है साइन एंगल ऑफ अदर टू रिमेनिंग फोर्सेस की। ठीक है, क्या कहना चाहते हैं कि मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर लाइक करेंगे और कौन से करेंगे, तीनों फोर्सेस, तो कॉन्करेंट फोर्सेस होती हैं। तो मैं मान लेता हूं कि एक फोर्स तो ये है जिसका नाम कितना दे देते हैं, मान लेते हैं पी, यहां लिख देता हूं कि पी, ठीक है, एक फोर्स गई है पी। दूसरी फोर्स मान लेता है कि कहां पर है, ये है, जिसका नाम क्या है क्यू, तो इसको भी यहां रिप्रेजेंट कर देता हूं बीच में क्यू, ओके। और तीसरी फोर्स जो है वो कहां पर गई है, वो इस तरीके से यहां पर आई है, जिसका नाम है क्या, आर। तो देखो ध्यान से, एक ही पॉइंट पर क्या है, तीनों फोर्सेस लाई कर रही हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट से तीनों फोर्स लगी हुई हैं, पी भी, क्यू भी और आर भी। तो अगर थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस अप्लाइंग एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पर अप्लाई हो रही हैं और उनके बीच के एंगल जो है वो अलग है, मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, अल्फा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच का एंगल जो है पी और आर के बीच का एंगल कितना मान लेता हूं, बीटा, और क्यू और पी के बीच का एंगल मैं मान लेता हूं गामा। तो अगर उनके बीच का एंगल क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है, देन क्या होगा उस केस में, तो लेमिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा कि जो फोर्स होगी, ठीक है, ईच फोर्स का मतलब जो भी फोर्स आप ले रहे हो, तो मैंने कौन सी फोर्स ली है, पी, तो जो आप फोर्स ले रहे हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, साइन एंगल ऑफ साइन, ठीक है, साइन एंगल ऑफ रिमेनिंग टू फोर्सेस, यानी कि एंगल किसका लिया जाएगा, जो फोर्स आप ले रहे हो उस फोर्स को छोड़कर बाकी की जो फोर्स बची है दोनों, उनके बीच के एंगल के। तो उनके बीच का एंगल देखो, जैसे मैंने पी लिया है तो पी लाइन को मैं छोड़ दूंगा, तो अब मेरे पास क्या बचेगी, क्यू और आर, तो क्यू और आर के बीच का एंगल कितना है, अल्फा। तो साइन एंगल ऑफ अदर रिमेनिंग टू फोर्सेस, एंगल कौन सा लिया जाएगा, जो फोर्स आप ले रहे हो उस फोर्स को छोड़कर जो बाकी के जो दो फोर्स हैं उनके बीच का जो एंगल होगा उसके प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो ये कैसा है, प्रोपोर्शनल का साइन है। आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये इनटू में है, ये कहां आ गया, नीचे डिवाइड में आ गया, तो p अपॉन साइन अल्फा। जब भी साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, आगे कांस्टेंट आता है, आएगा या नहीं, ये हमें पता है कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन को हटाते हैं तो क्या बनता है, कांस्टेंट आता है। तो इसीलिए क्या गया है, किसकी एक डेफिनेशन और बन सकती है क्या, कि यहां तक लिखेंगे बिटवीन देम, डिफरेंट एंगल बिटवीन देम, देन द रेशियो ऑफ द फोर्स एंड द साइन एंगल ऑफ बिटवीन द अदर टू रिमेनिंग फोर्सेस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये एक डेफिनेशन भी इसकी बनाई जा सकती है। तो बात समझ में आ गई, लेमिस थ्योरम क्या कहती है, लेमिस थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई भी थ्री फोर्सेस को एक ही पॉइंट पर अप्लाई किया जा रहा है किसी भी बॉडी की, देन तो जो फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, फोर्स जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, द साइन एंगल ऑफ बिटवीन द अदर टू फोर्सेस, यानी दो जो आगे दूसरी जो फोर्सेस है उनके बीच के साइन एंगल को, साइन और एंगल ले लेंगे यहाँ जो लिखा होगा, ठीक है। इसको प्रूफ करते हैं कि प्रूफ कैसे होंगी। अब हम एक फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से आता है, कि मान लेता हूं कि जैसे कि कोई फोर्स है, एक पॉइंट है, क्योंकि लेमिस थ्योरम का कहते हैं कि जब थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस एक ही पॉइंट से क्या करें, लाई करें, एक ही पॉइंट पर लाई करें, तो मैं मान लेता हूं कि पहली फोर्स क्या है, ये P है, ठीक है, जो इसी पॉइंट पर लाई कर रही है। दूसरी फोर्स मैं मान लेता हूं कि जो इस तरीके से है, ये थोड़ा सा और थोड़े पीछे ले लेते हैं, ठीक है, यहां ले लेते हैं कि दूसरी फोर्स है ये जो कहां पर है, क्यू लाइन पर है, और यानी दूसरी फोर्स ये हो गई। और तीसरी फोर्स जो है वो आर, वो कहां पर लाई कर रही है, इस लाई कर रही है, ये आर। तो तीनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रही है, इसलिए क्या कहलाएंगे, कॉन्करेंट फोर्सेस कहलाएंगी। अब मैं मान लेता हूं कि जो P और Q और R है, इनके बीच का एंगल कितना है, अल्फा है, ठीक है। याद रखना ये फोर्सेस हैं तीनों, तो Q और R के बीच का एंगल, Q और R के बीच का एंगल जो है वो कितना है, अल्फा है। उसके बाद P और R, P और R के बीच का एंगल को मैं मान लेता हूं बीटा, क्या मान रहा हूं, बीटा। ये क्या है, एंगल्स है, ये थोड़ा सा मैं इसलिए लिख रहा हूं, अभी समझाने में काम आएंगे। उसके बाद P और Q के बीच के एंगल को क्या मान लेता हूं, गामा। तो P और Q के बीच के एंगल को क्या मान लिया मैंने, गामा माना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्या, एक डायग्राम और बना रहा हूं दोबारा से, इसके लिए मुझे काम पड़ेगा थोड़ा सा। देखो ध्यान से, क्या किया है मैंने कि ये पॉइंट यहाँ पे है, तो थ्री फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूं। तो एक फोर्स तो ये हो गई P, ओके। दूसरी फोर्स जो है Q कहां पर अप्लाई कर दी मैंने, ये, तो दूसरी फोर्स हो गई Q। तीसरी फोर्स जो है वो R इस तरफ थी, तो मैंने क्योंकि एक ही ट्रायंगल में शो करना है तो मैंने इसलिए R को पीछे की तरफ
क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है। तो आर कहां पहुंच गई, इस तरीके से। ध्यान से देखो, एक ही पॉइंट पे तीनों फोर्स आ गई, पी भी, क्यू भी और आर भी, तीनों एक ही पॉइंट पर लाई कर रही हैं। तो हमारी पहली कंडीशन ट्रू हो गई। अब मैं इसमें एंगल लगाने, क्योंकि मुझे क्या करना है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगानी है। तो ट्रायंगल में लेके आना है। तो मैंने नाम दिया यहाँ पर, इसका नाम देता हूँ ओ, इसका नाम ए, फिर बी और इसका नाम सी। तो मैं ले रहा हूं टेक, मैं ले रहा हूं टेक ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ओ ए बी, है या नहीं है ट्रायंगल। तो मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया है, ओ ए बी। ओ ए बी हमारा एक ट्रायंगल है, साफ दिख रहा है, इस तरीके से छोटा वाला ट्रायंगल। मैं इस ट्रायंगल में क्या कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं, अप्लाई कर रहा हूं क्या, इस ट्रायंगल में अप्लाई कर रहा हूं क्या, साइन फॉर्मूला, साइन फॉर्मूला। ठीक है, अप्लाई कर रहा हूं साइन फॉर्मूला। अब क्या है मतलब वो समझते हैं। ध्यान से देखो, आपके पास यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे साइड में भी लिखा हुआ है। तो क्या कहता है कि जो भी फोर्स आप ले रहे हो, मैंने फोर्स ली है कौन सी, पी फोर्स ली है। तो पी फोर्स ली है, तो यानी कि अदर जो दो फोर्सेस हैं, यानी कि साइन फॉर्मूला किस में अप्लाई कर रहा हूं, मैं ट्रायंगल में अप्लाई कर रहा हूं। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा रहा हूं कि आप कौन सी साइड ले रहे हो, पी साइड ले रहे हो। तो आपको एंगल कौन सा लेना होगा, जो दूसरी जो दो साइड है उनके बीच का एंगल। तो मेरे पास कौन सी फोर्स है, पी है। तो मेरे पास ये वाली साइड छोड़कर दूसरी साइड कौन कौन सी बची, एक तो आर और एक ये फोर्स कौन सी है, क्यू। क्यों है क्यू, क्योंकि जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी। तो दोनों फोर्स कैसी होंगी, ये बराबर होंगी। तो मैंने क्या किया है, साइन ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसकी क्या कहती है कि अगर आप पी फोर्स ले रहे हो, तो आपने जो सी साइड ली है, इस साइड को छोड़कर आपको क्या करना पड़ेगा, साइन एंगल लेना होगा किसका, बाकी की दोनों साइड के बीच के एंगल का। तो P फोर्स लिए, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे, बाकी की दो साइड कौन कौन सी बची, एक R और एक Q। तो इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है मुझे, ये एंगल जो होगा मुझे यहाँ पे वो एंगल लेना है। अब ये कैसे निकलेगा, इसको ध्यान से देखते हैं। तो देखो हमारे पास ये एंगल है कितना, अल्फा, कौन सा, यानी इस लाइन से लेकर जो टच हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। अब मैं देखो ये लाइन जो है, कौन सी लाइन है, R है। तो मैं ये जो कि P किससे, ये जो एंगल है R किससे बन रहा है, Q के साथ बन रहा है। Q वाली लाइन कौन सी है, ये। तो मैंने Q वाली लाइन को क्या करा, थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया है। अब ध्यान से देखो कि इस Q पॉइंट, ये कहां से स्टार्ट हो रहा था एंगल, Q लाइन से स्टार्ट हो रहा है और कहां जाके खत्म हो रहा है, R पर। तो ये देखो Q से स्टार्ट हुआ और R वाली लाइन कौन सी है, ये, यानी कि इस वाली लाइन तक जाके टच हुआ। यानी कि Q से स्टार्ट हुआ और कहां जाके खत्म हुआ, R पे खत्म हुआ। और कितना एंगल दे रखा है, ये अल्फा दे रखा है। क्योंकि एक ही लाइन में है तो दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब मुझे एंगल चाहिए कौन सा है, ये। क्यों, क्योंकि मैंने फोर्स ली है P, तो मुझे R और Q के बीच का एंगल चाहिए था। मेरे पास यहां से लेकर यहां तक का एंगल कितना है, अल्फा है। और मुझे पता है कि एक लाइन, जो ये लाइन होती है, इस पे पूरा एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से लेकर ये कितना है, अल्फा है, और मेरे पास पूरा कितना है, 180 डिग्री है। तो मैं अगर 180 में से ये अल्फा माइनस कर दूं, यानी कि पूरे में से अगर मैं इतना माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या होगा, इतना पार्ट निकल कर आ जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसलिए ये एंगल जो है, ये कितना बना हमारे पास, 180 माइनस अल्फा। ये एंगल कितना बन गया, 180। पूरा कितना होता है, 180 में से अल्फा 1 माइनस करा, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। इतना हो गया। अब आते हैं दूसरे नंबर की फोर्स, क्या है हमारे पास, Q। अब लेते हैं Q के लिए। Q को ले रहा हूं, तो यहाँ पे एंगल कौन सा आएगा, साइन। अब हमें देखना है कि कितना आना है, वो समझना है। तो देखो Q फोर्स ले रहा हूँ, Q फोर्स कौन सी है, ये, क्योंकि ट्रायंगल की बात चल रही है, इस ट्रायंगल की, तो मैं इसी में लूंगा। तो मेरे पास Q, ये एंगल कितना है, Q है। ठीक है, अब मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने Q लिया है, तो Q लिया है, तो इसके अलावा जो दो फोर्स है उनके बीच का एंगल चाहिए होगा। तो इसके अलावा Q को छोड़ देंगे, तो इसके अलावा हमारे पास दो फोर्स कौन कौन सी है, एक तो R है और एक है P। तो मुझे R और P के बीच का एंगल चाहिए, ये। मुझे क्या चाहिए, R और P के बीच का एंगल, इसको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो डायग्राम में देखो, यहाँ पर P और R, इस P और R के बीच का ये एंगल कितना दिया गया है, बीटा। मेरे पास है क्या है, कि ये पूरा एंगल कितना है, बीटा है, यहां से लेकर यहां तक का जो मैंने माना था। तो मेरे पास यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, कितना है, ये बीटा है। इसको क्या कहेंगे, बीटा है। लेकिन मुझे चाहिए कौन सा है, ये एंगल। तो ध्यान से देखो, तो ये भी तो एक लाइन बन गई है, ये भी तो एक लाइन है, इस तरीके से। तो लाइन को बीच में से डिवाइड किया गया है, ये वाली लाइन बीच में। तो मेरे पास ये एंगल कितना है, बीटा है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो मैं जानता हूं कि पूरा एंगल कितना होता है, 180। अगर मैं पूरे में से इतना माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, है ना। तो मैंने वही किया, यानी कि 180 में से मैं क्या कर सकता हूं, 180 में से बीटा माइनस कर दिया। तो जैसे ही मैंने बीटा माइनस किया, तो क्या होगा, मेरे पास ये निकल के आएगा, कितना आएगा, 180 माइनस बीटा। आगे था हमारे पास। अब आते हैं आर फोर्स के लिए। कौन सी फोर्स बचती है, आर। आर ले रहे हैं तो साइन एंगल लेना होगा, सीधी सी बात है, वही करेंगे।
कि आपने आर फोर्स लिए तो आर को छोड़ देंगे, अब हमें चाहिए है पी और क्यू के बीच का एंगल, पी और क्यू के बीच का एंगल। तो मुझे कौन सा चाहिए होगा, बाहर वाला नहीं लेंगे, हमें अंदर ट्राइंगल में लिया है ना, तो ट्राइंगल प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो मुझे चाहिए है पी और आर के क्यू के बीच का एंगल, ये मुझे इस एंगल को फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो, पी और क्यू के बीच का एंगल कितना दिया गया है, गामा दिया गया है। पी और क्यू के बीच के एंगल को मैंने क्या माना था, गामा माना था। तो मैं यहाँ पे मान सकता हूँ ये लाइन क्या है, इस तरीके से जा रही है, तो P यहाँ पे क्या है, P है, तो P और Q के बीच का एंगल मैंने क्या माना था, गामा माना था, जो मैंने माना है ना। लेकिन मुझे ये है बाहर का एंगल, P और Q के बीच का एंगल है तो गामा, लेकिन क्या है, बाहर का है। लेकिन हमें ट्रायंगल कौन सा लिया है, OAB, हमने ट्रायंगल लिया है OAB, तो मुझे चाहिए अंदर वाला ये एंगल। तो क्या होगा, ये भी पूरी लाइन बना रही है एक, तो पूरी लाइन देखो स्ट्रेट लाइन है, तो 180 डिग्री होता है, 180 में से गामा माइनस कर दूंगा तो मेरे पास अंदर वाला एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैंने क्या कर दिया, 180 माइनस गामा, मेरे पास अंदर का एंगल आ गया। ये हो गई हमारी क्या, साइन फॉर्मूला, किसमें, ट्रायंगल में। बस अब इसको अप्लाई करते हैं क्या, P अपॉन जो साइन 180 होता है, 180 में एंगल चेंज नहीं होता है, जो एंगल दिया होता है वही रह जाता है, तो साइन जो है चेंज नहीं होगा, तो साइन का साइन ही रहेगा, एंगल आ जाएगा अल्फा। क्यों, साइन में 180 में एंगल चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा बीटा। आर में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, साइन गामा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि ये प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इसलिए प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाते हैं तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट। यहाँ क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। ये जो थ्योरम आई है, ये थ्योरम है हमारी लेमीज थ्योरम। बच्चों ये हमें याद करनी है, लेमीज थ्योरम, ठीक है। इस पे हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे और इसको हमें न्यूमेरिकल को सोल्व करना पड़ेगा। तो ये है लेमीज थ्योरम। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आपको क्या क्या समझाया है कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है। तो ट्रायंगल लॉ वो होता है कि अगर हम कोई भी दो फोर्सेस को ट्रायंगल की टू साइड्स पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसकी थर्ड साइड पर लाई कर जाएगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल लॉ बोलते हैं। लेकिन जो ट्रायंगल है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तीन फोर्सेस को अप्लाई करने के लिए या उनको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास थ्योरम होती है जिसका नाम है लेमीज थ्योरम। यानी कि थ्री फोर्सेस को फाइंड आउट करने के लिए, निकालने के लिए कि कितनी फोर्स लग रही है, हम यूज करते हैं लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम में मैंने आपको बताया लेमीज थ्योरम क्या होती है, कि जब भी किसी भी पॉइंट पर थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस लग रही हैं, तो जो फोर्स होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, साइन एंगल बिटवीन द अदर टू फोर्सेस। यानी जो आप फोर्स ले रहे हो उनके अलग जो दो फोर्सेस हैं उनके बीच का जो साइन एंगल होगा वो उस फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। कैसे अप्लाई करेंगे वो उसका मैंने आपको लिए ये अप्लाई बताया, और मैंने आपको फॉर्मूला उसको फाइंड आउट करके बताया, जो आया है P अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू Q अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैकेनिक्स की मैं लेमीज थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, तो वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, ठीक। तो अगर कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली मैकेनिक्स पर वीडियोस आप तक पहुंच सके। वैसे इस चैनल पर मैकेनिक्स के साथ साथ मैथ और कोडिंग दोनों के सब्जेक्ट भी चल रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे मैकेनिक्स के नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे लेमीज थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस पर। तो तब तक के लिए जय श्री।